वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है आपका एमपी टेक का। एमपी टेक के अंतर्गत जो साइंस है, साइंस की यूनिट है 11वीं, और इसके अंतर्गत आज हम जो एमसीक्यू करेंगे वो करेंगे मनुष्य के पाचन तंत्र का। हुआ क्लियर? ठीक है। ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है पाचन तंत्र की। तो यहीं से आधे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। इस इमेज को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। आगे जो एमसीक्यू होने वाले हैं ये एमसीक्यू इसी इमेज पर बेस है। जैसे क्वेश्चन आपको आएगा कि ग्रास नली का कार्य क्या है, तो ये भोजन को अमाशय तक ले जाता है। हुआ क्लियर? जो मुख है उसमें क्या पैदा होता है, तो लार टाइलिन एंजाइम पैदा होता है। और जो लार है, लार में ही होता है स्टार्च, और ये पाचन करता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो मुख से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। हुआ क्लियर? ये जो आपको दिख रहा है ये है डायफ्राम। ये आपको दिख रहा है ये है अमाशय। अमाशय में ही एंजाइम होते हैं, अमाशय में अम्ल होता है। एक होता है सबसे खतरनाक होता है, वो होता है जठर रस। जठर रस के अंतर्गत होता है एक एचसीएल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये क्वेश्चन करता है कि एचसीएल कहाँ पाया जाता है, तो अमाशय में पाया जाता है। पेप्सिन और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो ये भी अमाशय में होता है। हुआ क्लियर? ये जो आपको दिख रही है, ठीक है, ये है छोटी आंत। छोटी आंत में ही इसका नाम छोटी आंत है, पर इसका नाम छोटी आंत है, परंतु इसका काम बहुत बड़ा है। पाचन का संपूर्ण कार्य कहाँ होता है? छोटी आंत में ही होता है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना कि आमाशय और इसमें एक अंतर है। आमाशय में प्रोटीन के पाचन का आरंभ होता है, परंतु सर्वाधिक भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो वो छोटी आंत में होता है। छोटा सा अंतर याद रखना, ठीक है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन, पचे हुए पोषक पदार्थ का अवशेष, ये सब कहाँ मिलेगा आपको? छोटी आंत। यानी छोटी आंत नाम है, काम बड़ा है इसका। बड़ी आंत में ओनली जल का अवशोषण होता है। हुआ क्लियर? गूदा यानी कि यहाँ से मल मूत्र बाहर निकलता है। पित्ताशय जो यकृत दिख रहा है आपको, यकृत में ही जो पित्त होता है वो जमा होता है, उसे कहते हैं पित्ताशय। और जो पित्ताशय होता है, पित्ताशय ही जमा होकर ये बनता है रवा, बनता रवा स्टेप पर। और जो रवा बनता है इसे ही हम पथरी कहते हैं। तो पथरी क्यों बनती है? ज्यादा वसा युक्त भोजन के पाचन की समस्या से ही रवा बनता है, इसे हम पथरी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो पित्ताशय है यहाँ पर वसा का इमल्सीकरण होता है, पित्त का भंडार होता है। और जो यकृत है ये पित्त का उत्पन्न होता है। यकृत में ही ग्लाइकोजेनिस होता है और यही ग्लूकोज को बदलता है, और जो ग्लूकोज है वो रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न कोशिका ऊतक तक पहुंचाया जाता है। और जो यकृत ही है ये यूरिया का संश्लेषण करता है। ये क्वेश्चन करता है कि यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, तो ये यकृत में होता है। ये क्वेश्चन कई बार कर चुका है, ठीक है। जो अग्नाशय है, अग्नाशय है से ही अग्नाशय रस निकलता है, ठीक है। और ये अपेंडिक्स है, यानी कि जब कुछ बॉडी में अनवांटेड चीज बढ़ जाती है तो यहाँ पे वो बड़ी हो जाती है, और इसका वो ऑपरेशन होता है, इसे अपेंडिक्स ऑपरेशन कहते हैं। इसका उतना यूज नहीं है, ठीक है। वो अनवांटेड चीज बॉडी में बढ़ जाती है तो ये भी वसा रूप में बढ़ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको करेगा। अब हम देख लेते हैं इसके एमसीक्यू। तो आपके ये सारे जो क्वेश्चन है ये डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ध्यान रखना, जो पाचन का आरंभ कहाँ होता है पूछेगा आपसे क्वेश्चन, तो उसका आंसर है आमाशय। हुआ क्लियर? परंतु यहाँ पूछ रहा है अधिकांश भाग कहाँ पर पाचन होता है, तो उसका आंसर है छोटी आंत। हुआ क्लियर? यहाँ अंतर है, देखना। क्वेश्चन आपको आता है कि पाचन आरंभ कहाँ से होता है, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो वो होती है आमाशय से। हुआ क्लियर? लेकिन पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है, तो वो है छोटी आंत। ये छोटा सा अंतर ध्यान रखना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन आरंभ होता है? तो ध्यान रखना, मनुष्य के मुख गुहा में उपस्थित होता है एमाइलेज एंजाइम स्टार्च, जो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। इसको ये माल्टोस में बदल देता है, इसको ये माल्टोस में तोड़ता है। इस प्रकार जो है मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी। और यही सेम क्वेश्चन 2019 में आया था, कहां पर? मध्य प्रदेश पीएससी में आया था। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में संयोग करती है? तो ध्यान रखना, जो लार है इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है भोजन को गीला करना, भोजन को लुब्धि बनाना ताकि भोजन को आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। क्या बोला मैंने? लार में एंजाइम होता है एमाइलेज जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है जो भोजन के साथ आए विषाणुओं को नष्ट करता है। इसका आंसर क्या होगा? वो होगा स्टार्च, क्योंकि जो लार है वो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ध्यान रखना, जो एमाइलेज नामक एंजाइम है ये अग्नाशय जो ग्रंथि है वहां से निकलता है। हुआ क्लियर? जो कि भोजन में स्टार्च यानी मांड के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है, जो भोजन के स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज को बनाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम एक है। तो ध्यान रखना, एंजाइम जो है वो प्रोटीन होता है जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित करता है, इसकी गति को बढ़ाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? उत्प्रेरक यानी कि कोई चीज निष्क्रिय है उसको सक्रिय बनाना, उसे कहते हैं उत्प्रेरक, जो एंजाइम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम मूलतः होता क्या है? तो इसके पहले मैं बता चुका हूं आपको कि एंजाइम मूलतः क्या होता है, वो होता है प्रोटीन होता है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, जिसका निर्माण जो है नाइट्रोजनिक पदार्थ या अमोनिया अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष प्रकार के कार्य करते हैं। यानी जैव जो प्रक्रिया होती है उसमें हर एक एंजाइम का एक विशेष कार्य होता है। ठीक है, यानी ये मान लीजिए कि हर एक ताला का अलग चाबी होती है, उस प्रकार से हर एक एंजाइम का अपना अपना कार्य होता है। तो इसका आंसर क्या है? मूलतः क्या होते हैं? तो ये प्रोटीन होते हैं। इसका आंसर क्या है? सी है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो ध्यान रखना, यकृत से उत्पत्ति होती है किसकी? यूरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। तो ध्यान रखना, लाइपेज एंजाइम जो है प्राकृतिक रूप से अग्नाशय अग्नाशय से स्त्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। पित्त में कोई भी पाचन एंजाइम नहीं होता। हुआ क्लियर? फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशेषों में संयोगी होता है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में संयोगी होता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आग्नाशय। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो जो सामने इमेज दी है आपकी, आप उसमें पढ़ना, कहीं पर भी आपको गैस्ट्रिन नाम का पाचन एंजाइम नहीं मिलेगा। ट्रिप्सिन है, टाइलिन है और पेप्सिन है। इसका आंसर क्या होगा? नहीं है पूछा है तो उसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में आरंभ होता है? तो ध्यान रखना, मानव शरीर में प्रोटीन का जो पाचन है इसका आरंभ कहाँ से होता है? तो ये होता है आमाशय से होता है। हुआ क्लियर? हालांकि जो पाचन का अधिकांश जो भाग है ये कहाँ पसता है? तो ये पसता है छोटी आंत में। परंतु आरंभ पूछा है तो उसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करता है, यानी कि अमीनो अम्ल में बदलता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पेप्सिन। हुआ क्लियर? अमाशय में पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है, ये प्रोटीन को छोटे-छोटे पॉलीपेप्टाइल और उनके घटक अमीनो अम्ल में विघटित करता है, यानी कि उसमें तोड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पेप्सिन। हुआ क्लियर? ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अमाशय में। जो सामने इमेज दी है ना, उसको ध्यान से पढ़ लेना एक बार, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करते हैं? तो ध्यान रखना, जो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम है, इसका जो स्त्रावण है, ये कहाँ से होता है? ये अमाशय से निकलता है, जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ये ध्यान रखना कि अमाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, जिससे हार्मोन्स और पाचन रस दोनों का स्त्रावण होता है। और क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है, उसके लिए वो एक उत्प्रेरक रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना संलग्न होती है? तो ध्यान रखना, इसका आंसर होगा वृदांत। तो ध्यान रखना, जब मानव आरंभ काल में, यानी प्राचीन काल में, जब मानव शाकाहारी था टोटली, वो पेड़ पौधे खाता था, और पेड़ पौधों में होता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज को पहचानने के लिए उसके शरीर में एक अंग बना था, जिसे कहते हैं पूंछ। ठीक है? लेकिन क्या हुआ कि कालांतर में जो मानव है, ये सर्वाहारी हो गया। सर्वाहारी हो गया तो जो सेल्यूलोज है, इसको पचाने का कार्य करना बंद हो गया, क्योंकि उसने सभी चीज़ खाना सीख गया। ठीक है? तो पेड़-पौधे, जो पत्तियाँ थी, उसको कम खाने लगा। तो सिंपल सी बात है, जो सेल्यूलोज है, उसको वो नहीं खा रहा था। जब वो नहीं खाएगा तो उसका जो निर्माण हो रहा था, वो बंद हो जाएगा। जब वो बंद हो जाएगा तो उसके लिए जो पूँछ बनी थी, उसके पाचन के लिए, वो भी बुझ जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। इसलिए मानव की पूँछ नहीं है, ठीक है? और वो कहाँ पर है? वृद्धांत। ठीक है? इसमें वो बदल गई है, यानी छोटी हो गई बहुत ज़्यादा, जो दिखती नहीं है। लेकिन आज भी जो जानवर है, वो पेड़-पौधे, पत्तियाँ खाते हैं, जिसमें होता है सेल्यूलोज़, इसलिए उनकी आज भी पूँछ बरकरार है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचना भागों को लंबाई का कौन-सा हार्सवान क्रम है? तो ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा है हार्सवान, यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो आप प्लीज़ इंग्लिश में ही उसे पढ़ना। हुआ क्लियर? ठीक है? तो आपको वो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पे 3 क्षुद्रांत के भाग होते हैं। एक होता है डेड्यूनम, एक होता है जेनिनम, और एक होता है इलियम। डेड्यूनम यानी होता है ग्रहणी, मध्यांत्र यानी होता है जिनोनम, और शेषांत्र यानी होता है इलियम। ठीक है? तो इसमें सबसे लंबा भाग होता है 3.5 मीटर की होती है शेषांक। मध्यांतर यानी जो बीच में होता है, तो उसका आंसर क्या होगा? ये होगा 2.5 मीटर का। और जो ग्रहणी है, ये सबसे छोटी होती है, ये होती है 25 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है? और यहाँ बोलता है हार्सवान, यानी कि घटते क्रम में बोला है उसने। सबसे बड़ा शेषांत्र, उससे छोटा मध्यांत्र, उससे छोटा ग्रहणी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। इस प्रकार क्वेश्चन को कभी भी ध्यान रखना कि इंग्लिश में ही हल करना। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर भंडारित होता है। तो ध्यान रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है क्या? यकृत, जिसका मुख्य कार्य होता है रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलना। जो यकृत है, उसका कार्य होता है, जो रक्त है उसमें जो अतिरिक्त जो ग्लूकोज है, उसको ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तन करके संचित रखना। और समय अनुसार यह ग्लूकोजन ग्लो और समय के अनुसार यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। हुआ क्लियर? इस प्रकार यकृत जो है, अतिरिक्त शर्करा एवं ऊर्जा के बीच में एक संतुलन बनाने का कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो ध्यान रखना, शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हुआ क्लियर? और ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है।
शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तन होता है। जो शुगर है शरीर में ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होता है, जो कि एक सरल शर्करा है। और ये जो ग्लूकोज है रक्त के माध्यम से जो शरीर के अंग होते हैं, कोशिका, ऊतक, वहां तक ये पहुंचाने का कार्य करता है रक्त से। ठीक है। यकृत मांसपेशियां मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन के रूप में। इसके पहले वही चीज हुई थी और बाद में ग्लाइकोजन का ही परिवर्तन होता है ग्लूकोज में और वो शरीर तक पहुंचा जाता है रक्त के माध्यम से। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो ध्यान रखना, पित्ताशय यकृत से उपस्थित पित्त का भंडार करता है। पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडार करता है, यानी यकृत से जो पित्त होता है उसका भंडार करता है पित्ताशय। हुआ क्लियर? पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ एक रवाकृत जमाव ही पित्त या पथरी कहलाता है। जो पित्ताशय है उसके अंतर्गत जो पित्त होता है, पित्त ही बाद में जम जाता है जिसे ही हम पत्थर या पथरी कहते हैं। और ये जो पथरी है इसका निर्माण होता है वसा युक्त भोजन के पाचन की समस्या से पैदा होती है। वो क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? वो होगा वसा युक्त भोजन। जो होता है ये पचता नहीं है। जो पचता नहीं है तो ये बदलता है किसमें? पथरी में बदल जाता है, जिसे हम पित्त बोलते हैं। हुआ क्लियर? पित्त ही बाद में रवायुक्त होता है और इस रवायुक्त को ही हम पथरी बोलते हैं। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, वसा। इसलिए ध्यान रखना कि जब भी किसी को पथरी होती है तो उसे बोलते हैं कि चिकन, मीट, मटन ना खाए, पानी अधिक से अधिक पिए। ठीक है। जब वो वसायुक्त भोजन नहीं खाएगा तो यकृत में जो पित्त है उसका निर्माण नहीं होगा, वो पित्तस में वो जमा नहीं होगा, जमा नहीं होगा तो वो रवा नहीं बनेगा, जब रवा नहीं बनेगा तो पथरी भी नहीं होगी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ध्यान रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, जबकि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है O2 यानी कि थायराइड ग्रंथि होती है। दोनों में अंतर रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, ओनली पूछा है सबसे बड़ी ग्रंथि, तो उसका आंसर होगा यकृत। लेकिन यही भी क्वेश्चन कर लिया कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो उसका आंसर होता O2 यानी कि थायराइड ग्रंथि। हुआ क्लियर? सबसे बड़ी पूछेगा तो उसका आंसर होगा यकृत। सबसे बड़ी अंतःस्रावी पूछा तो उसका आंसर होगा O2। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? बता चुका था आपको कि जो यकृत है उसमें ही पित्त का निर्माण होता है, वो पित्ताशय में जमा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और यही पित्त जो है बाद में बनता है रवा, जिसे हम पथरी कहते हैं, जो पैदा कैसे होता है? वसा युक्त भोजन के पचने की समस्या से पैदा होता है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यकृत। तो यहाँ पे आपका जो पाचन क्रिया संबंधी क्वेश्चन है ये सभी समाप्त होते हैं। ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है आपको मीमांसा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है वहाँ प्राप्त हो जाएगी, फिर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है।